साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल बायोलॉजी में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनकी आज ये हमारी दूसरी क्लास रहेगी। पिछले बहुविकल्पी प्रश्नों में हम लोगों ने श्वसन, पोषण और परिवहन से संबंधित हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण सवाल थे उन सवालों को देखा था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं और देखेंगे किस प्रकार से हमारे जो अन्य टॉपिक हैं जो छूट गए थे उनको आज ले रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है आपको, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों को समाप्त किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आज उसी क्रम में हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान से संबंधित हाई स्कूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा आज का। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है क्या कहलाता है। ठीक है, प्रश्न 1 कहता है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है कहलाता है। ठीक है, तो हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन जो है वो निष्कासन क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। निष्कासन या उत्सर्जन, तो इसका बी पार्ट सही उत्तर रहेगा। फिर है अगला क्वेश्चन, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। ठीक है, तो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा जो है इसका उत्सर्जन करता है, मूत्र का उत्सर्जन करता है, और उसमें यूरिया खास कंटेंट होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। तो इसका यूरिया सही उत्तर रहेगा, यूरिया इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वृक्क का कार्य क्या होता है। वृक्क का क्या कार्य होता है, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो ये भी वृक्क का काम उत्सर्जन का होता है। ठीक है, वृक्क का काम क्या होता है, उत्सर्जन करना। ठीक, तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। और उत्सर्जन में आपने अभी देखा इस पदार्थ का खास करके नाइट्रोजनी तत्व ज्यादा होते हैं, यानी यूरिया। फिर है अगला, मानव में निम्न में कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। देखो ये भी उसी से मिलता जुलता ही प्रश्न है। अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाला प्रश्न, वहां पर भी वृक्क की बात आई थी। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपका सही उत्तर रहेगा वृक्क। सही उत्तर क्या रहेगा, वृक्क रहेगा। सही उत्तर इसका वृक्क रहेगा। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। फेफड़े, यकृत एवं त्वचा के अतिरिक्त उत्सर्जन अंगों के ये जो है पार्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्क में उपस्थित मेडुला के पिरामिड वल्कुट की किन संरचनाओं द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। ठीक, तो जो बर्टीनी होता है ना, बर्टीनी संरचना क्या होती है, बर्टीनी के रीनल कॉलम, बर्टीनी के रीनल कॉलम इसका सही उत्तर है, बर्टीनी के रीनल कॉलम। अगला प्रश्न है, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, गुर्दा जिसको हम वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा जिसको वृक्क भी कहते हैं, वो किस चीज का
यानी उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेती है कौन सी इकाई, यानी गुर्दे की इकाई, उस इकाई का नाम पूछ रहे हैं। तो इसमें हमारे न्यूरॉन्स हैं, नेफ्रॉन है, तो इसमें नेफ्रॉन भाग लेता है, इसलिए इसका बी पार्ट सही उत्तर रहेगा, बी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। वृक्काणु, वृक्काणु में क्या बनता है, नेफ्रॉन, या नेफ्रॉन हमारा इसका मुख्य कंपाउंड है। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में उत्सर्जन तंत्र में भाग नहीं लेता। देखो, भाग नहीं लेने की बात कहा है यहाँ पर, यही ध्यान देने वाली बात है जहां पर, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि प्रश्न को बहुत ध्यान से समझें। 2025 में पूछा गया था। उत्सर्जन में तो वृक्क भाग लेते हैं, ठीक है, वृक्कांड हो जाएगा, बोमन संपुट, और फिर है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स नहीं भाग लेते हैं, न्यूरॉन उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, न्यूरॉन जो होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र के हिस्से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सवाल देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। अगला है, वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को क्या कहते हैं। ठीक, वृक्क जो कि अभी हमने बात किया था, नेफ्रॉन से संबंधित रहता है, तो इसकी निस्यंदक इकाई को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्कों की निस्यंदन की सबसे छोटी इकाई होती है। नेफ्रॉन वृक्कों के निस्यंदन की सबसे छोटी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, बोमेन संपुट किसका भाग है। यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 पार्ट दिए हुए हैं, हमको सही उत्तर का चयन करना है। बोमेन संपुट किसका भाग है, तो यहाँ पर दिया हुआ है यकृत वाहिनी का, फिर है सभी उत्सर्जन नलिकाओं का, और वृक्क नलिका का, और सभी शुक्र जनक नलिकाओं का। ठीक है, तो ये जो बोमन संपुट होता है ये वृक्क नलिका का ही भाग होता है। इसका भाग होता है, वृक्क नलिका का ही भाग होता है। यहाँ पर लिखा हुआ बोमन संपुट वृक्क नलिका का भाग है, जिसे मैलपीघी या मैलपीधी कोष भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे हम लोग इसको। अगला है, केशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। केशिका गुच्छ किसमें पाया जाता है, बोमेन संपुट में पाया जाता है। देखो आपको कोई यहाँ पर ये मिल गया इसका आंसर। केशिका गुच्छ जो है वो किसमें पाया जाता है, बोमेन संपुट में पाया जाता है। अगला है, निम्न में से, प्रश्न नंबर 11 देखो, कहता है, निम्न में से कौन सा पद मूत्र निर्माण का हिस्सा है। ठीक, तो परानिस्यंदन, और फिर इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, वर्णात्मक पुनरावशोषण, ये भी यहाँ पर होना चाहिए था, और वाहिकीय श्रावण, वाहिकीय श्रावण, और फिर है ये सभी, परानिस्यंदन, वर्णात्मक पुनरावशोषण, ये बी पार्ट यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्लेस है। तो ये जितने भी पार्ट्स आप देख पा रहे हैं ये सब मूत्र निर्माण का हिस्सा है, इसलिए ये सारे ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही बैठता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल के अतिरिक्त उन अन्य पदार्थों के नाम लिखे जो मूत्र निर्माण के दौरान पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तो इसमें पुनः अवशोषित होने वालों में ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होता है, लवण होता है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण। तो अगर कोई ऐसा पार्ट है वही इसका सही उत्तर रहेगा। देखिए इसमें फ्रक्टोज है, सुक्रोज ये तो होता नहीं, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो अम्ल ये नहीं है आपका। देखो डी पार्ट इसका सही उत्तर है, डी पार्ट इसका सही उत्तर है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण। ठीक है,
सही उत्तर क्या रहेगा? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण, ये सब मूत्र निर्माण के दौरान पुनः अवशोषित हो जाते हैं। मूत्र निर्माण के दौरान पुनः अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है, मानवों के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में प्रारंभिक निस्यंद में रह जाने वाले कुछ पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल चयनित पुनरावशोषण होता है? ठीक, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये सब मूत्रवाहिनी में रह जाते हैं। ठीक, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा मूत्रवाहिनी। ठीक, तो यहां पर ये लिखा हुआ प्रारंभिक निस्यंद में रह जाने वाले पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण वृक्काणु, वृक्काणु यानी मूत्रवाहिनी से संबंधित है। तो इस नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, यहां पर ये दिया तो है, बी पार्ट यहां होगा, सी यहां होगा, इसलिए गलत होगा थोड़ा सा, इसको सही मान लें। ये बी पार्ट यहां पर रहेगा और सी पार्ट मूत्रवाहिनी नीचे यहां रहेगा। तो इसका वृक्काणु में रहेगा, जहां पर कि प्रारंभिक निस्यंदन में रह जाने वाले कुछ पदार्थ होते हैं। ठीक है, सही उत्तर रहेगा वृक्काणु। अगला सवाल है, हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग चुनिए। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वृक्क, मूत्र नलिका, मूत्र मार्ग और फिर मूत्राशय। फिर है वृक्क, मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग और मूत्र नलिका। फिर है वृक्क, मूत्र नलिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। और फिर है चौथा पार्ट मूत्राशय, वृक्क, मूत्र नलिका और मूत्र मार्ग। तो सबसे पहले इसका क्या रहता है? सबसे पहले वृक्क आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? वृक्क आएगा, और वृक्क के बाद में मूत्र नलिका में जाएगा, मूत्र नलिका से फिर मूत्राशय होते हुए और फिर मूत्र मार्ग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा सी पार्ट, इसका सही उत्तर है। वृक्क में मूत्र बनता है, जो मूत्र नलिका के द्वारा आगे जाता है, मूत्र नलिका के द्वारा आगे जाता है और मूत्राशय में एकत्रित होकर के फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। ये इसका सही उत्तर रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, अपोहन संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है, देखो 2025 में पूछा भी गया है। अपोहन संबंधित है। अपोहन जिसको हम डायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है, डायलिसिस की क्रिया में भाग लेता है अपोहन। अपोहन, अपोहन जो है ये किससे? डायलिसिस का मतलब उत्सर्जन से है, तो उत्सर्जन में भाग लेता है, अतः ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न, बिंदु स्राव परिणाम है। बिंदु स्राव किसका परिणाम है? तो मूल दाब का या मूले दाब, जो भी हम कह लें। ठीक है, इसका होता है, तो इसका डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। बिंदु स्राव मूले दाब का परिणाम होता है। अगला है, बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? तो जल रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल रंध्रों के द्वारा होता है। बाकी रंध्र नहीं, मूल रोम भी नहीं, पुष्पकलिकाएं भी नहीं, बल्कि किसके द्वारा होता है? जल रंध्रों के द्वारा होता है बिंदु स्राव। जल रंध्रों के द्वारा होता है बिंदु स्राव। अगला है, पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है। ठीक,
पादपों में जलीय अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है। इसमें रबड़, लौंग का तेल और गोंद, ये सारे जो है वो पेड़ों से निकलते रहते हैं और धीरे धीरे वो फिर ठोस रूप धारण करने लगते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। इसका मतलब ये सभी सही है। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी पार्ट। डी पार्ट इसका सही उत्तर है। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? चमड़े के शोधन में किसका उपयोग होता है? टैनिन, गोंद, रेजिन और रबड़। तो टैनिन इसका सही उत्तर रहेगा। चमड़े के शोधन में टैनिन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए टैनिन इसका सही उत्तर रहेगा। ए पार्ट इसका सही उत्तर है। ठीक है। टैनिन का शोधन, टैनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चमड़े के शोधन में किया जाता है। फिर है सूची का मिलान करना है। हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको मैं छोटा करके लिख देता हूं यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, ध्यान दीजिए। मूत्रवाहिनी का कार्य क्या होता है? मूत्रवाहिनी का कार्य होता है मूत्र का परिवहन। वाहन का मतलब है परिवहन, वाहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। तो इसका मतलब मूत्रवाहिनी का कार्य क्या होगा? मूत्र का परिवहन, मूत्र का परिवहन। और फिर है संग्राही नलिका, ये सब उधर का है हिस्सा, इतना जो हिस्सा है ये सब उधर का है, बी पार्ट वाला, यानी ये सब है बी पार्ट का, ये और 4 नंबर ये सब राइट साइड में रहेंगे। तो मूत्रवाहिनी मूत्र के परिवहन से संबंधित है। और संग्राही नलिका, संग्राही का मतलब है संग्रहण करना, कहने के उसका सांद्रण करना। तो ये संबंधित है मूत्र का सांद्रण एवं परिवहन से संबंधित है संग्राही नलिका का संबंध। और फिर तीसरा है हेनले लूप। हेनले लूप, हेनले लूप का संबंध है जल व खनिज लवण का पुनरावशोषण, जल व खनिज लवण का पुनरावशोषण। ठीक है। और इसके बाद में वोमेन संपुट, वोमेन संपुट का कार्य होता है रुधिर का निस्यंदन करना, रुधिर का निस्यंदन इससे संबंधित है। ठीक है। तो जो पार्ट इस प्रकार से हमारा रहेगा, टैली करेगा, वही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका डी पार्ट जो है इसका सही उत्तर मिलता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण प्रकार के एक आध प्रश्न देख लेते हैं, ये भी अब पूछे जाने लगे हैं आपकी परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं। कथन और कारण समझ ही रहे हैं कि कथन ए अगर कुछ है तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं, ये बात को हमें देखना होगा। तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है, अगर ऐसा बात है तो वो ए वाला सही होगा। फिर बी पार्ट ये सब लिखे हुए हैं, उसको बार ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब आप लोग देखते ही हैं। चलिए हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है मैलपीघी नलिकाएं, क्वेश्चन कहता है मैलपीघी नलिकाएं परासरण नियमन में सहायता करती हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। इसका कारण क्या है कि अब कारण में दिया हुआ, जो यहाँ पर दिया हुआ हम उसको देखेंगे। ये श्वसन में भी सहायता करते हैं, ये श्वसन में भी सहायता करते हैं। तो देखिए मैलपीघी नलिकाएं अधिकतर कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। मैलपीघी नलिकाएं क्या होती हैं? कीटों के उत्सर्जन अंग होते हैं। और जो नाइट्रोजनी वर्ज्य के निष्कासन एवं परासरण नियमन में सहायक होती है, परंतु यह श्वसन में सहायक नहीं होती है। इसलिए कथन तो सत्य है, लेकिन जो कारण है वो सत्य नहीं है। कारण सत्य नहीं है, यानी कारण असत्य है। तो ये बात रही हमारा कथन कारण से संबंधित प्रश्न के लिए। और फिर अब हम अगले प्रश्न के लिए आते हैं, प्रश्न नंबर 23।
प्रश्न नंबर 23 कहता है कि हाइलम, क्या कहता है, हाइलम मानव उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, अब आगे कहता है कारण क्या है कि यह मूत्र के संग्रहण में सहायक है। ठीक है, मूत्र के संग्रहण में सहायक है। तो यहां पर ये बात भी सत्य नहीं है, कारण इसका सत्य नहीं है, बाकी कथन ए तो सत्य है। हाइलम मानव उत्सर्जन का एक भाग होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है, लेकिन इसका कारण सत्य नहीं है। यानी कथन ए तो सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन और पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहां पर दिए हुए हैं, कथन है रुधिर अपोहन की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए तरल में यूरिया, ग्लूकोज तथा आयन अनुपस्थित होते हैं। ठीक, फिर कारण इसका दिए हुए हैं, अपोहनी द्रव रुधिर प्लाज्मा के समपरासरी होता है। ठीक है, तो हम लोग परासरण पढ़े ना, तो उसी परासरण के तहत ही ये प्रक्रिया होती है। इसलिए चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर रहेगा प्रोटीन एवं यूरिया के अतिरिक्त अपोहन प्रक्रम में प्रयुक्त तरल का संगठन रुधिर के प्लाज्मा की भांति ही होता है। यही बात यहाँ पर इसने कहा भी है। अतः क्या नाम प्रश्न है हमारा, यहाँ होता है और यहाँ पर लिखा अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये बात सही नहीं है। कथन है क्या, असत्य, परंतु कारण सत्य है। कथन असत्य है किंतु कारण सत्य है। ठीक, तो ये प्रश्न रहे हमारे कथन और कारण से संबंधित। एक बार इसको पुनः समझ लीजिए। कथन है रुधिर अपोहन की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए तरल में यूरिया, ग्लूकोज तथा आयन अनुपस्थित होते हैं। अगर उपस्थित होता तब ये बात सत्य हो जाती, अनुपस्थित लिखा है इसलिए बात क्या है, असत्य है। ठीक, लेकिन कारण, कारण जो अपोहनी द्रव होता है, यह अपोहनी द्रव रुधिर प्लाज्मा के समपरासरणी या समपरासरी होते हैं। यह बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल है। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, जो भी संवेदी सूचनाएं होती ना, उन संवेदी सूचनाओं यानी जो भी परिवर्तन होते हैं, वातावरणीय परिवर्तन होते हैं, उनको संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसे प्रेरणाओं अथवा, हम पूरा इसको लिख दें जिससे आपकी समझ में आ जाए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। तंत्रिका तंत्र वातावरणीय परिवर्तन को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसे तंत्र की प्रेरणाओं अथवा आवेगों के रूप में प्रसारित करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ए इसका सही उत्तर है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है कि जो वातावरणीय परिवर्तन होते हैं उनको संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करता है और फिर उसे तंत्र की प्रेरणाओं अथवा आवेगों के रूप में प्रसारित करता है, यानी आगे के लिए भेजता है, मैसेज करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्राही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्राही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला पार्ट है
रस संवेदी ग्राही स्वाद को बताते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध को बताते हैं। दोनों स्वाद और घ्राण ग्राही गंध बताते हैं, और श्रवण ग्राही गंध को बताते हैं, जबकि प्राण ग्राही स्वाद को बताते हैं। घ्राण ग्राही स्वाद बताते हैं, जबकि रस संबंधी ग्राही गंध बताते हैं। ठीक है, तो रस संबंधी ग्राही जो होते हैं वह किसको बताते हैं? रस संवेदी यानी जबान पर ही आता है, तो जीवा पर स्वाद को बताते हैं, जीवा पर स्वाद को बताते हैं। और घ्राणग्राही नाक में गंध को बताते हैं। तो इसलिए हमारा सही पार्ट कौन सा रहेगा? ए पार्ट सही रहेगा, बाकी जो पार्ट है वो गलत है। ठीक है, तो ए पार्ट इसका सही उत्तर है कि जो रस संबंधी ग्राही होते हैं वो स्वाद को बताते हैं, और जबकि घ्राण संबंधी ग्राही जो होते हैं वो गंध को बताते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक व्यक्ति, प्रश्न नंबर 3 यहां पर लिखा हुआ आपके सामने, जब एक व्यक्ति को तेज जुकाम होता है यानी तेज जुकाम से पीड़ित होता है तो क्या नहीं पहचान पाता है? देखिए, जब व्यक्ति को तेज जुकाम होता है तो गंध को नहीं पहचान पाता है, तो गंध इसका सही उत्तर होना चाहिए या होगा। चलिए देखते हैं किन किन प्रकारों की गंध की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बात हो रही है अगरबत्ती और सेब के स्वाद में, स्वाद से कोई मतलब नहीं होता है। आइसक्रीम और सेब के स्वाद में। फिर है यहाँ पर गंध में अगरबत्ती और इत्र की गंध में अंतर। तो चूंकि जब तेज जुकाम होता है तो व्यक्ति गंध नहीं पहचान पाता है, इसलिए इसका बी पार्ट ही इसका सही उत्तर रहेगा। बी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। अगला देखते हैं, निश्चल के कण मुख्यतः पाए जाते हैं। निश्चल के कण मुख्यतः पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? अक्षतंत्र में, कोशिका काय में, ठीक है, या फिर वृश्चिका में, या उपरोक्त सभी में। तो ये जो निश्चल के कण हैं ये पाए जाते हैं कोशिकाएं में, इसलिए बी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। बी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विद्युत आवेग का तंत्रिका कोशिका में संचरण का क्रम क्या कहलाता है? विद्युत आवेग का तंत्रिका कोशिका में संचरण का क्रम क्या कहलाता है? तो ये सबसे पहले द्रुमिका, द्रुमिका से कोशिका काय, और कोशिका काय से तंत्रिकाच जो कि तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर रहेगा, यानी सी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग का रासायनिक आवेग में परिवर्तन वो कहां पर पाया जाता है? तो ये तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर। इसलिए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा, लिखा कोशिका पर, या फिर तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर, या द्रुमिका के सिरे पर, या द्रुमिका पर। तो इसका सही उत्तर रहेगा तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के संधि स्थान को क्या कहते हैं? संधि स्थान को क्या कहते हैं? संधि का मतलब है दो या दो से अधिक चीजों का मिलना, युग्म होना, तो कहलाएगा युग्मानुबंधन। क्या कहलाएगा? युग्मानुबंधन। बहुत ही इसको हमने इसके शाब्दिक अर्थ से ले लिया, बहुत आसान चीज हो जाती है। संधि का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलना,
तो ये कहलाएगा युग्मानुबंधन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो तंत्रिका है, दो के लिए हम युग्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ा या युग्म। तो उसी से इसको टैली किया। अगला सवाल है अंतर्ग्रथन, जिसको हम सिनेप्स भी कहते हैं, में रासायनिक आवेग स्थानांतरित होते हैं। रासायनिक आवेग स्थानांतरित होते हैं, उसके लिए क्या है, ये हमारे 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक, इनको हम पढ़ लेते हैं एक को। चलिए देखते हैं। रासायनिक आवेग स्थानांतरित होने का क्या स्थिति रहती है। एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरे से दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर, या एक ही तंत्रिका कोशिका के कोशिकाएं से, या एक ही तंत्रिका कोशिका के तंत्रिका के अंतिम सिरे से कोशिकाएं पर, या फिर एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से दूसरी कोशिका के द्रुमिका के सिरे पर। यही स्थानांतरण है, सही उत्तर इसका यही रहेगा। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से दूसरी कोशिका या दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरे पर, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। आपका पहला प्रश्न है इसका, यानी प्रश्न नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से आ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा पूरा। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा छोटा है, हो सकता दूर से ना दिखाई पड़ रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तंत्रिका आवेग के स्थानांतरण के संबंध में गलत है, हमको गलत बताना है। ठीक है, अभी हमने इससे संबंधित एक सही प्रश्न देखा था, अब हम गलत का चुनाव करेंगे। तो गलत का चुनाव देखें। ए पार्ट कहता तंत्रिका कोशिका में आवेग द्रुमिका के सिरे से तंत्रिका के अंतिम सिरे की ओर गति करते हैं। द्रुमिका सिरे पर विद्युत आवेग आते हैं और कुछ रसायन स्रावित होते हैं, जो विद्युत आवेगों को तंत्रिका के एक सिरे से दूसरे सिरे पर उत्पन्न करते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे पर उत्पन्न करते हैं कहा है। ठीक है, और फिर इसका सी पार्ट है, एक तंत्रिका कोशिका से रसायन स्रावित होते हैं, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका में एक जैसे विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। और चौथा पार्ट है, तंत्रिका कोशिका विद्युत आवेगों को न केवल दूसरी तंत्रिका में स्थानांतरित करती है, बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिकाओं में भी स्थानांतरित करती है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा संबंध गलत है। तो गलत संबंध हमको बी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि द्रुमिका सिरे पर विद्युत आवेग आते हैं और कुछ रसायन स्रावित करते हैं, जो विद्युत आवेगों को तंत्रिका के एक सिरे से दूसरे सिरे पर उत्पन्न करते हैं। ये बात सही नहीं लग रही है, इसलिए यही हमारा गलत है, यानी हमको गलत का ही चुनाव करना था, इसलिए उत्तर बी इसका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछा गया है, इस बार भी इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक, चलिए देखते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है। ये 1300 से 1400 ग्राम के बीच में रहता है भाई। कितना? 1300 से 1400, इसलिए इसका बी पार्ट सही है, इसका बी पार्ट सही है। अगला है प्रश्न, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क होता है वही मुख्य सोचने का काम करता है, और अग्र मस्तिष्क में भी जो है प्रमस्तिष्क होता है, उसका मुख्य काम। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा केवल अग्र मस्तिष्क दिया है, तो हमने उसी को लिखना है, यानी इसका ए पार्ट से। लेकिन व्याख्या में मैंने लिख दिया है कि अग्र मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क हिस्सा होता है वही मुख्य सोचने वाला भाग होता है।
अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क। तो अगर कहीं प्रमस्तिष्क दिया होता तो फिर हम उसी को टिक करते। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? अब देखिए यहां पर वही बात आ गई जो मैं अभी से पिछले वाले सवाल में हमने कहा था, सबसे अधिक विकसित भाग क्या रहेगा? मस्तिष्क रहेगा, क्योंकि सोचने का काम वही करता है। ठीक है, इसका एक और नाम है सेरेब्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरेब्रम। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में देखो पूछा भी गया। किस सन में? 2011 में। 2011 में सवाल पूछा भी गया है। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप का नियंत्रण करता है? कौन सा भाग ताप का नियंत्रण करता है? ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथ तो ताप का करते नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए के बाद में बी यहाँ लिखा है और मतलब यहाँ, और सी पहले आ गया, तो सी को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, सी को। ठीक है, यहाँ पर सी होना चाहिए, हाइपोथैलेमस। ठीक, तो इसका उत्तर वास्तव में सी ही सही उत्तर है कि मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रण करने वाला जो भाग होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। और देखिए ये यहाँ पर हमने इसका कारण भी दे दिया है, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, थकान, नींद, शरीर ताप आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो पूछा गया है, पूछा भी गया है 2012 में, पूछा भी गया है 2012 में, पूछा भी गया है। इसलिए उन क्वेश्चनों को हम विशेष ध्यान देंगे जो पूछे गए हैं। एक बार पुनः इनको हम लोग रिपीट कर लेंगे, सब याद होता रहेगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है अगला प्रश्न, शरीर का चलना व संतुलन नियंत्रित होता है। संतुलन नियंत्रित होता है किसके द्वारा? सेरेब्रम द्वारा, ठीक, या फिर सेरेबेलम द्वारा, या फिर मेड्यूला द्वारा, या फिर पोन्स द्वारा। ठीक है, तो सेरेबेलम जिसको हम अनुमस्तिष्क भी कहते हैं, ये शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं जैसे शरीर का चलना, संतुलन आदि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका बी पार्ट सही उत्तर है, सेरेबेलम द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर 16, देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 है, मेडुला ऑब्लांगेटा या गेटा, जो भी लिखा हो, ऑब्लांगेटा नियंत्रण करता है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, यहाँ पर 2014 लिखा है, तो यहाँ तो पूछा ही गया है, इसके अलावा भी ये कई बार पूछा गया है। इसका कार्य होता है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर इनका नियंत्रण रहता है या उनको नियंत्रित करता है, तो इसका बी पार्ट सही उत्तर रहेगा, अनैच्छिक क्रियाओं। अनैच्छिक क्रियाओं में हमने आपको बताया कि जैसे श्वसन, हृदय गति, रुधिर परिसंचरण आदि क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है प्रश्न नंबर 17, कहता है कि अनैच्छिक क्रियाएं शरीर में नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा? अग्र मस्तिष्क द्वारा, या अग्र मस्तिष्क में जो मेडुला होता है, मध्य मस्तिष्क में जो मेडुला होता है, या फिर पश्चिम मस्तिष्क में, या मेरु रज्जु में। ठीक है, तो ये सब पश्चिम मस्तिष्क की क्रियाएं होती, उसके द्वारा क्या नाम, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है?
अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है, ये हमको बताना है। कौन सी है उसको नहीं बताना, कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके हमारे जो पार्ट्स दिए हुए। ए यानी वमन, हृदय धड़कन। सी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए के बाद में बी होना चाहिए और सी बाद में होना चाहिए, इसके बाद में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और डी है चबाना, ऐच्छिक क्रिया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, जरा मैं इसको सही कर देता हूँ, पूरा दिखा दूं इसके बाद में। यहां से देखिए अब। ठीक, तो चबाना जो है वो एक ऐच्छिक क्रिया होती है, यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी जितने भी हैं ये सब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। हमसे यही कहता है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है या कौन सी ऐच्छिक क्रिया है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा? डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 19 कहता है मेर रज उत्पन्न होता है। मेर रज उत्पन्न होता है, तो मेर रज जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का मेडुला जो होता है वहां से उत्पन्न होता है। अभी इसी से संबंधित आपने एक प्रश्न से पहले देखा था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। मेर रज उत्पन्न होता है पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से। मेडुला या मेडुला ऑब्लांगेटा वो तो इसका पूरा नाम है, तो इसका बी पार्ट सही उत्तर रहेगा। अगला जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं। बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन में पूरी व्याख्या पढ़ते ही हैं, समझाया भी जाता है, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहां से संतुलित होती हैं? ये संतुलित होती हैं किससे? मेर रज्जु से संतुलित होती हैं। तो मेर रज्जु जब प्रभावित हो जाएगा या क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो ये फिर जो है इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा मेर रज्जु। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिसप्रिंट है सवाल में, चलिए देखते हैं। ए के बाद में बी होना चाहिए था, यहाँ पर फिर सी होना चाहिए था, तब डी होना चाहिए था, तो सी इसका सही उत्तर है। मेर रज्जु द्वारा ये नियंत्रित होती है, इसलिए इसका सही उत्तर रहा सी। अगला है मानव में कितनी जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा 12 जोड़ी। याद रखें, 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण। प्रतिवर्ती क्रिया का उचित उदाहरण क्या है? तो हमसे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें जो सबसे उचित है उसका हमें चयन करना है। सामान्य सांस लेना, ये तो वही प्रतिवर्ती क्रिया है नहीं। ठीक है, पुस्तक का पढ़ना ये भी सामान्य क्रिया है। स्कूटर चलाना ये भी है। अचानक नेत्र के सामने तेज रोशनी फेंकने पर नेत्र का झपकना, यह कार्य प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, डी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। अगला है प्रतिवर्ती चाप के भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम सही नहीं है? जो क्रम सही है, नहीं, प्रश्न पूछ रहा है कौन सा क्रम सही है भाई। प्रतिवर्ती चाप के भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये होता है सबसे पहले ग्राही संवेदना तंत्रिका, फिर उसके बाद में मेर रज्जु, चालक तंत्रिका, पेशियां, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, डी पार्ट इसका सही है। प्राही की जगह ग्राही होना चाहिए, ग्राही लिखा हुआ, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आगे देखते हैं। यहां पर भी हमको सही ऑप्शन देना है, कौन सा सही है? देखिए, पहला कहता है
कि वातावरण में होने वाली किसी भी क्रिया के प्रति तुरंत या अचानक प्रतिक्रिया देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। तो बात सही है, ठीक। और फिर इसके बाद में कहता है, संवेदी तंत्रिका आवेगों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाती है। फिर इसके बाद में आता है, ये बात तो जो है वो ठीक नहीं है। फिर चालक तंत्रिका आवेगों को ग्राही से मेरुरज्जु तक ले जाती है, विवाह सही नहीं है। फिर चौथा पार्ट इसका देखिए, कोई प्रक्रम जो आवेगों को ग्राही से पेशियों और ग्रंथियों में स्थानांतरित करता है प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये बात भी सही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला और चौथा पार्ट इसका सही है, इसलिए जो हमारा पहला और चौथा पार्ट बताएगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रक्षक कोशिकाओं की आकृति परिवर्तित होती है और बदलाव के कारण कोशिकाओं में प्रोटीन संगठन जो है, थोड़ा सा ये गलत आ गया है, लिख गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर जो कोशिकाओं में जल की मात्रा है वो रक्षक कोशिकाओं की आकृति परिवर्तित होती है। इसमें बदलाव के कारण क्या होता है, बदलाव का कारण होता है कोशिकाओं में जल की मात्रा जब परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, तो बदलाव का कारण बनती है, ठीक। तो पूरा इसका हमने व्याख्या में दे दिया है कि पत्तियों के रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं की आकृति जल की मात्रा में बदलाव के कारण परिवर्तित होती है। रक्षक कोशिकाओं की आकृति, यहां से जो है अंडरलाइन किए देते हैं, रक्षक कोशिकाओं की आकृति जल में बदलाव के कारण परिवर्तित होती है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ओर पादप अंगों का झुकना किस प्रकार की गति होती है? पोषण अनुक्रिया है, या स्फीति है, या अनुवर्तन है, या फिर क्या है, अनुचालन या अनुचलन, ठीक है। तो ये अनुवर्तन के अंतर्गत आता है, अनुवर्तन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए इसको हम टिक करते हैं और यहाँ पर सही कर लेते हैं। सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्ररोह की गति का प्रकाश की ओर होना कहलाता है। प्ररोह की गति का प्रकाश की ओर होना, तो प्रकाश की ओर, प्रकाश के अनुवर्त होना, तो सही उत्तर क्या रहेगा? देखो, प्रकाश की ओर का मतलब प्रकाश के अनुवर्त, तो प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन। अब देखो, सूरजमुखी की भी बात आ गई यहीं पर, उसी से संबंधित सवाल ये भी है कि सूरजमुखी की गति सूर्य की दिशा के अनुसार होती है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन ही तो कहलाएगा। तो प्रकाशानुवर्तन यहाँ भी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला, क्लाइनोस्टेट। क्लाइनोस्टेट उपकरण प्रयुक्त किया जाता है गुरुत्वानुवर्तन हेतु, या प्रकाशानुवर्तन हेतु, या जलानुवर्तन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होता, ना इसके लिए, ना इसके लिए, ना इसके लिए, किसी के लिए प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या रहेगा? डी रहेगा। सही उत्तर डी रहेगा। अगला, यदि किसी
पौधे लगे गमले को क्षैतिज दिशा में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद जड़ व तने की स्थिति क्या होगी? योग्यता आधारित प्रश्न है। तो जड़ एवं तना दोनों क्षैतिज दिशा में ही रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जड़ ऊपर की ओर गति करेगी जबकि तना भूमि की ओर मुड़ जाएगा, ये भी बात सही नहीं है। जड़ तो भूमि की ओर मुड़ जाएगी और तना भी ऊपर की ओर मुड़कर वृद्धि करेगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पराग नली की वृद्धि बीजांड की ओर होती है, किस कारण होती है? बताया गया है जलानुवर्तन के कारण, या फिर रसायनानुवर्तन के कारण, या फिर गुरुत्वानुवर्तन के कारण, या फिर प्रकाशानुवर्तन के कारण। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रिया होती है इसलिए रसानुवर्तन इसका, यह रसायनुवर्तन हो जाएगा। ठीक, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कई बार पूछा गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2024 और 2025 में भी पूछा गया है। और या तो फिर कहते हैं कौन सा एक जंतु हार्मोन है। ठीक, कौन सा एक जंतु हार्मोन है, ये आपसे प्रश्न है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल और साइटोकाइनिन। ये बाकी जो आप देख रहे हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सब वनस्पति हार्मोन होते हैं और जंतु हार्मोन इसमें जो है वो सी पार्ट इसका सही उत्तर, सी पार्ट इसका सही उत्तर रहेगा। सी पार्ट, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एड्रिनल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आएंगे आपके। ठीक है, ये जो एक दो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ठीक, तो एस्ट्रोजन अभी आपने देखा था, जंतु हार्मोन आया था। ठीक है, थायरॉक्सिन भी उसी में आता है। एस्ट्रोजन जो कि यहाँ पर एस्ट्रोजन होना चाहिए, और ये जिब्रेलिन यहाँ लिखा हुआ है। जिब्रेलिन जो है वो पादप हार्मोन होता है। ठीक है, सही उत्तर जिब्रेलिन रहेगा। बाकी हमारे कई ऑप्शन दिए हैं, ये सब जंतु हार्मोन होता है, ये भी जंतु होता है। इंसुलिन तो इसका चलो ये तो है नहीं, यहाँ पर एस्ट्रोजन सी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए खैर, जो भी है हमारा जिब्रेलिन इसका सही उत्तर है। बाकी सारे हार्मोन्स जो है वो क्या होते हैं? जंतु हार्मोन होते हैं। इसको इस तरीके से समझ लीजिए। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? फिर वही बात आ गई है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इनमें से सभी। तो पादप हार्मोन पूछ रहा है, पादप हार्मोन यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा? ये जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब क्या है? पादप हार्मोन हैं, इसलिए ये सही उत्तर हो जाता है डी। इसका सही उत्तर हो जाता है डी। अगला, प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है? ठीक, तो प्रकाशानुवर्तन जो है वो ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है, और ऑक्सिन की सांद्रता जब कम ज्यादा हो जाती है तो उसके कारण होता है। ठीक है, ऑक्सिन जो भी रहेगा वही हमारा सही उत्तर रहेगा। जिब्रेलिन तो सही नहीं, साइटोकिन भी सही नहीं है। ऑक्सिन देखो ये मिल गया, इसका मतलब यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार नाशक है? बहुत ही प्रचलित नाम है 2,4-D। 2,4-D ये खरपतवार नाशक है।
और व्यापक खरपतवार नाशक है, द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट कर देता है और एक बीजपत्री को नहीं नष्ट कर पाता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिब्रेलिन जो है इसकी खोज किसने किया था? जिब्रेलिन की खोज जो है वो जापानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम है कुरोसावा। क्या नाम है? कुरोसावा नामक वैज्ञानिक जापान के हैं। इन्होंने खोज किया था जिब्रेलिन नामक कंपाउंड की। तो इसका सही उत्तर रहेगा जिब्रेलिन। कंपाउंड पहले, हार्मोन पहले, सही बात हार्मोन है, इसलिए हम हार्मोन ही कहें, ज्यादा उचित रहेगा। अगला है, उस हार्मोन का नाम लिखे जिसका उपयोग बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। इसमें जिब्रेलिन तो रहेगा ही रहेगा और ऑक्सिन भी इसमें रहता है। ये दोनों जो है हार्मोन्स होते हैं जो कि बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। तो इसका मतलब जिसमें हमारे दोनों पार्ट हों वही सही उत्तर रहेगा, तो इसका डी पार्ट सही उत्तर रहेगा। अगला है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? कोशिका विभाजन में कौन सा सहायक होता है? तो उसमें साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन का। किसका कार्य? साइटोकाइनिन का कार्य रहता है कोशिका विभाजन का। तो साइटोकाइनिन इसका सही उत्तर रहेगा। बाकी ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं ये गलत है। अगला प्रश्न है, कार्स तथा एडिकोट ने एब्सिसिक अम्ल को किस पादप से अलग किया था? एब्सिसिक अम्ल को कपास से अलग किया गया था। ये आपने पढ़ा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जब आपको पढ़ाए जा रहे थे। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों की वृद्धि में प्रेरण से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये जिब्रेलिन तो उसको बढ़ाता है, वृद्धि में सहायक होता है, और किसी भी फसल में अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ठीक है, और साइटोकाइनिन का भी अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसमें जो हमारा गलत है वो है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल इसका नहीं रहेगा, प्रेरण से संबंधित नहीं रहेगा। बाकी सब वृद्धि में प्रेरण करते हैं, यानी वृद्धि में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी देखते हैं, बस मुश्किल से हमारे पास 10-12 प्रश्न और बचे हुए हैं, फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे शेष क्वेश्चंस को। चलिए इसको देखते हैं। पौधे में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो पौधों की वृद्धि को ये संबंधित करता है, यानी हल्का सा उसको रोकने में सहायक होता है, कह सकते हैं आप। ठीक, तो इसका सी उत्तर सही रहेगा। अगला पार्ट है, पौधों में परिपक्व पत्तियों एवं फलों का गिरना किस पदार्थ के उद्दीपन के कारण होता है? ठीक, ये भी वही काम होगा, यानी ये निगेटिव रोल अदा करता है। एब्सिसिक अम्ल किसका रोल अदा करता है? निगेटिविटी इसमें रहती है, पौधों के लिए ये निगेटिव रोल रखता है। ठीक, हानिकारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है? बहुत चिरपरिचित प्रश्न है आपका। ठीक है, जो एथिलीन गैस होती है वो पकाने का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए इथाइलिन लिखा हुआ है, एथिलीन की जगह इथाइलिन लिखा है, कोई बात नहीं, सबका अर्थ एक ही है। इथाइलिन गैस जो है वो फलों को पकाने के काम में आती है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? देखो 2018 में पूछा गया है, ये सवाल बहुत अच्छा है। ठीक, अग्न्याशय जो होता है वो एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्न्याशय कैसा होता है? मिश्रित ग्रंथि होती है। 2018 में देखो पूछा गया है। और देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसका बहिस्रावी भाग अग्न्याशय रस, ठीक, और अंतःस्रावी जो होता है, अंतःस्रावी होना चाहिए यहाँ पर, अंतःस्रावी, ठीक, अंतःस्रावी भाग जो है इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित करता है। अगला प्रश्न है, अभी देखो उसी से मिलता जुलता ही है, दूसरे रूप में पूछ लिया गया है। पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की है? तो अभी हमने देखा कौन सा, अग्न्याशय इसका सही उत्तर है। अग्न्याशय अंतः एवं बाह्य दोनों प्रकार की स्रावी ग्रंथि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? आजकल आप लोग देखते हैं डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, और उन डायबिटिक पेशेंट में आपने देखा होगा कि उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का कार्य ये होता है कि जो शक्कर की, जो शुगर की जो मात्रा होती है, जो शर्करा की मात्रा होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है? शुगर की यानी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसमें जो सी पार्ट है वही इसका सही उत्तर है। ठीक, लगभग लगभग इससे जो है लोग परिचित हैं, पूछा भी गया है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है, 2025 में पूछा गया है ये सवाल। अगला सवाल है, देखिए फिर उसी से संबंधित है, एक डॉक्टर एक व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के लिए सलाह देता है, क्योंकि क्योंकि उसमें क्या रहा होगा कि शुगर का यानी शर्करा का स्तर जो है वो डिसबैलेंस रहा होगा, इसलिए। ठीक है, तो इसका डी पार्ट देखो सही उत्तर है। डी, डी क्यों? हाँ, डी ही इसका सही उत्तर है। डी, डी कर लीजिए इसको, डी इसका सही उत्तर। अगला, अगला है, इंसुलिन के संबंध में गलत को चुनिए। इंसुलिन कहता है कि यह अग्न्याशय से उत्पन्न होता है, कहाँ लिखा है? अग्न्याशय से उत्पन्न होता है। और फिर कहते हैं यह शरीर के विकास और वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो विकास और वृद्धि को तो नियंत्रित नहीं करता। या हृदय में शर्करा को नियंत्रित करता है, ये तो बात सही है, शर्करा को नियंत्रित करता है, यही बात सही है। और फिर आगे और कहते हैं कि इंसुलिन का अपर्याप्त स्रावण डायबिटिक का कारण होता है, यानी इसमें हमें जो पार्ट जो सही लग रहे हैं वो है यहाँ पर देखिए, रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये गलत है, यहाँ पर अपर्याप्त लिखा, अगर पर्याप्त होता तो बात सही होती। फिर है अगला प्रश्न है, गलत जोड़े को चुनना है। ठीक है, गलत जोड़े को चुनना है, तो ये हमारे पास कई ग्रंथियां और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स दिए गए हैं, और इसमें जो गलत है उसका चुनाव करना है। तो गलत इसका क्या रहेगा? एड्रिनल जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथ से संबंधित नहीं होता है, बाकी जो सारे पार्ट इसके सही हैं, इसलिए यही एक गलत है और हमें गलत का ही चुनाव करना है। अगला, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, बौनापन किसका कारण है? ठीक है, तो बौनापन में क्या होता है, एक बौनापन,
बौनापन किसकी वजह से हो रहा है, चलिए देखते हैं जल्दी से। ये वृद्धि हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है, तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि हमको मिलेगा वही है वृद्धि हार्मोन के कम श्रावण से। ठीक है, वृद्धि हार्मोन के कम श्रावण से ही बौनापन होता है, ये इसका सही उत्तर रहेगा, वृद्धि हार्मोन के कम श्रावण से। तो जो भी ऑप्शन है हमें उन्हीं में से चुनाव करना है। ऑप्शन को सभी देख लेते हैं और हम सही जो उसके लिए उपयुक्त है उसको हम टिक करते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, ये कई हमारे दिए हुए हैं हार्मोन्स और फिर उसका कार्य पूछ रहा है, इसका क्या कार्य है। तो जो ऑक्सिन होता है इसका कार्य होता है शिखर प्रधानता का, और जो जिब्रेलिन होता है वो कोशिका में वृद्धि करने का यानी वृद्धि में सहायक होता है, और फिर जो साइटोकाइनिन होता है वो कोशिका के विभाजन में सहायक होता है, और जो एब्सिसिक अम्ल होता है वो वृद्धि अवरोधक होता है। अभी ये कई बार प्रश्न आया था एब्सिसिक अम्ल के बारे में, हमने कहा था पौधों के लिए समझ लो विष का कार्य करता है, वृद्धि अवरोधक होता है। तो कई बार इसका नाम आ चुका है एब्सिसिक अम्ल का, इसलिए उम्मीद करते हैं ये बात अब समझ में आ गई होगी। साइटोकाइनिन के बारे में भी कई प्रश्न है, जिब्रेलिन के बारे में कई प्रश्न है। तो इतना सब पढ़ने के बाद में अब आपको ये आइडिया बन रहा होगा कि किस प्रकार से ये जो है कौन सा हार्मोन किसके लिए सहायक है और किसके लिए हानिकारक है। इस प्रकार से आप लोगों ने आज जीव विज्ञान से संबंधित श्रृंखला देखी। अब हमारे पास थोड़े प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको एक दिन जल्दी से उनको देख लेते हैं, और इस प्रकार से जीव विज्ञान से संबंधित जो भी प्रश्न संभावित आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, उन सभी प्रश्नों को हमने लगभग इन्वॉल्व कर लिया इसमें। और ये परीक्षा केवल जो है ये प्रश्न केवल बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए नहीं बल्कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो छात्र कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन प्रश्नों को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।